नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई कहानी दुनिया। मिसेज चोपड़ा की बड़ी बड़ी आंखें सजल हो गईं। उन्होंने रुधे हुए गले से कहा, रामेश्वर बाबू, दुनिया इतनी अकृतज्ञ है, मुझे न मालूम था। इसके आगे वह कुछ बोल न सकी। मैंने सांत्वना के स्वर में कहा, खैर आप इन बातों पर अब कुछ ध्यान न दें। एक सच्चे हितैषी के नाते मैंने आपको केवल सचेत कर दिया है। मैं आपके ही सामने अधिक क्या कहूँ, परंतु कभी कभी क्रोध आ जाता है और रोके नहीं रुकता। अभी निमंत्रण की लिस्ट में उन लोगों का भी नाम देखकर मैं अपने क्रोध का संवरण न कर सका और इतनी बातें आपके सामने कह दी। किंतु फिर भी मैं आपसे अंतिम निवेदन यही करूँगा कि जिसे आप अपना हितैषी समझते हैं वह आपकी भूल है। वही लोग जो आपके सामने बहुत घुल मिलकर सज्जनता का स्वरूप रखकर आपसे बातें करते हैं, बाहर न जाने कितनी बुरी बातें बकते हैं। अब तो निमंत्रण जा चुके हैं, फिर भी आप जो कुछ कहें मैं उलट फेर करने को तैयार हूँ, मिसेज चोपड़ा ने कहा। उनकी आवाज़ भारी, चेहरा विवर्ण और आंखें लाल थी। मैंने कहा, अब तो उलट फेर करना ठीक न होगा मिसेज चोपड़ा, परंतु आगे का आप ख्याल रखें। इन नर रूपी पशुओं से आप जितनी दूर दूर रहें उतना ही अच्छा है। कह के मैंने अपने घर की राह ली। जाड़े के दिन थे, रात के 10 बज रहे थे। अब भी नारायण क्लब में रोशनी थी। मैंने सोचा चल के देखूं तो सही है, यह इतनी रात तक क्लब में कौन कौन महाशय विराजमान है। साइकिल दरवाजे पर टिकाकर मैंने अंदर कदम रखा ही था कि मिस्टर शुक्ला दौड़कर मुझसे लिपट गए। आइए आइए रामेश्वर जी, कहिए सब कुशल है ना? आप तो बहुत दिन के बाद दिखे। मिस्टर रामलाल ने आंखें मारते हुए कहा, अरे भाई, आजकल तो ये बड़े घर के मेहमान हैं, हम लोगों के पास तक आने का समय इनके पास कहाँ, जब उधर से छुट्टी मिले तब ना। प्रेम नारायण ने चुटकी ली, भाई किस्मत इसी को कहते हैं। हम लोग चक्कर ही लगाते रह गए और हजरत ने वहाँ ऐसा रंग बांधा कि अब वहाँ किसी दूसरे की पहुँच ही नहीं हो सकती। कहते कहते उसने मेरी पीठ ठोकी। किसके विषय में कटुक्तियाँ थी मैंने सब समझ ली थी, फिर भी कुछ अनजान बनते हुए बोला, तुम लोग की बातें मेरी समझ में नहीं आई। पहेली की तरह मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना, किस बड़े घर की मेहमानदारी मुझे मिली है। सुना है कल मिसेज के लड़के का जन्मदिन है और बड़ा भारी आयोजन किया जा रहा है। 150 आदमियों को चाय पार्टी के लिए निमंत्रण भी बांटे गए हैं। सच है ना रामेश्वर जी? मिस्टर शुक्ला ने पूछा। मैंने कहा, सच भी हो सकता है, झूठ भी, मैं ठीक नहीं कह सकता। पर मिसेज चोपड़ा के लड़के की वर्षगांठ और आप लोगों की इन उड़ी उड़ी बातों का क्या संबंध है? मैं तो आपकी पहेली का अर्थ पूछ रहा था, जो कि अभी आपने मुझे बुझाई है। बनो ना दोस्त, अभी वहीं से आ रहे हो और कहते हो मुझे मालूम नहीं है। हम लोग हिस्सा तो लगाने आते नहीं हैं, फिर सच सच कहने में क्यों संकोच करते हो? एक कुटिल हंसी के साथ प्रेम नारायण ने मुझसे कहा। मेरे बदन में आग सी लग गई, फिर भी मैंने अपने क्रोध को दबाया। मैंने कहा, भला देखूं तो सही यह लोग किस हद तक जाते हैं। क्या आप लोग मिसेज चोपड़ा के विषय में कुछ कहना चाहते हैं? मैंने पूछा। मिस्टर शुक्ला कुछ गंभीर होकर बोले, हाँ भाई रामेश्वर, हम नहीं चाहते कि तुम भी उस भूल भुलैया में भूले भूले फिरो। मिसेज चोपड़ा को कौन नहीं जानता, सारे शहर में तो उसी की चर्चा है भाई। एक नज़र में तो वह लोगों को पागल बना देती है। औरत नहीं जादूगरनी है, पर धिक्कार है मिस्टर चोपड़ा को। क्या उन्हें यह बातें न मालूम होंगी? प्रेम नारायण बोला, अरे मालूम क्यों नहीं है, औरत की कमाई पर ही तो इतना बड़ा मकान खड़ा कर लिया है, नहीं तो 450 में आजकल होता क्या है। मिसेज चोपड़ा को नहीं देखते, रेशम छोड़कर दूसरी बात ही नहीं करती। देखा नहीं किस ठाट से निकलती हैं, कपड़े सदा कीमती पहनती हैं, घर में 4-6 नौकर चाकर हैं, यह उन्हीं की कमाई है, नहीं तो मिस्टर चोपड़ा के 450 में पूरा न पड़ता। भाई साहब, रामलाल ने घृणा भरे स्वर में कहा, भाई मुझे तो उसकी शक्ल से भी नफरत है। उससे तो यदि गृहस्थ न कह के वैश्या कहा जाए तो ही ठीक होगा, पर पुरुष से ऐसी बेशर्मी से बात करती है, उसके साथ ऐसे खुलेआम फिरा करती है कि कोई वैश्या ही करेगी। पढ़ी लिखी औरतें क्या हमने नहीं देखी हैं? पास की ही मेज पर बैठे हुए सज्जन चाय पी रहे थे। अब तक इधर की बातें चुपचाप सुन रहे थे। शायद बात सहनशक्ति की सीमा से बाहर चली गई थी, इसलिए एक सज्जन ने कहा, बहुत बढ़ चढ़कर बातें तो न करिए। यदि आप लोग जरा सी पुचकारे जाएं तो कल से मिसेज चोपड़ा की जूतियां चाटने को तैयार हो जाएंगे। आप इतना बकते हैं तो कहिए आपके पास प्रमाण है कि मिसेज चोपड़ा का
चाल चलन खराब है। मिस्टर रामलाल के मुंह पर जैसे किसी ने थप्पड़ सा मार दिया। मिस्टर भगवती प्रसाद को देखकर वे जरा सा सकुचाए। बोले, आप क्या जाने, मुझे तो सब मालूम है। यह इतने आदमी जो कहते हैं क्या सब झूठ ही है? भगवती प्रसाद ने तेज स्वर में कहा, मैं उन्हें आज 20 साल से जानता हूँ। आपका तो परिचय भी उनसे नहीं है, पर मैं तो उनके साथ वर्षों रहा हूँ, एक साथ एक मकान में। हाँ, वह जिस प्रकार के वातावरण में पली हैं वैसा ही उसका स्वभाव भी है। पर्दा उसने न बचपन से किया है न अब कर सकती हैं। उसकी नज़रों में स्त्री पुरुष समान है, इसलिए वह सबसे खुलकर प्रेम पूर्वक मिलती हैं। यही उसके आचरण का दोष है। किसी भी सुधार के काम में पुरुषों से भी सदा 2 कदम आगे रहती हैं, यही उसकी कमजोरी है। कहते कहते भगवती प्रसाद का चेहरा आरक्त हो गया। सब लोग चकित दृष्टि से उनकी ओर देख रहे थे। हम लोगों को अनुमान भी न था भगवती प्रसाद भी मिसेज चोपड़ा से परिचित होंगे, क्योंकि हम लोग उन्हें परदेसी समझते थे। वे लाहौर से अभी 2 महीना पहले ही यहाँ आए थे। कुछ ठहर कर वे फिर बोले, लेकिन कहने वालों की जबान को लगाम कौन लगाए? चमड़े की जबान ठहरी, जिधर चाहा हिला दिया। सत्येंद्र बीच में ही बात काटते हुए बोले, पर आप क्यों नाहक इन लोगों के मुँह लगते हैं? बकते हैं, बकने दीजिए। सूरज पर धूल फेंक कर कोई उसके प्रकाश को धीमा नहीं कर सकता। धीरे धीरे रामलाल, प्रेम नारायण और मिस्टर शुक्ला खिसक गए। अब वहाँ पर मैं, सत्येंद्र और भगवती प्रसाद जी रह गए। हम लोग भी घर की ओर चले। रास्ते में मुझे संबोधित करके भगवती प्रसाद ने कहा, रामेश्वर जी, तुम में इतना साहस नहीं, इनके मुंह पर थप्पड़ न लगा देते? वह तो तुम्हें भी लांछन लगा रहे थे। मुझे तो ऐसी बातें कहते तो मैं बिना मारे न रहता। मेरे मुंह से कोई बात न निकली। सच बात तो यह थी कि मिसेज चोपड़ा मेरे लिए भी एक पहेली सी थी। आज साल भर से मैं उनके घर रोज जाता रहा हूँ। वह सदा प्रसन्न मुद्रा से मेरा स्वागत करती थी। उनकी वाड़ी में वह मिठास थी, चितवन में वह मोहकता थी कि कभी कभी मैं यह शक करने लगता था कि शायद उनका मेरे साथ अनुचित तरह का प्यार है। किंतु दूसरे ही क्षण मैं होश में आ जाता था जब मैं देखता ठीक वैसा ही व्यवहार वह दूसरों से भी करती हैं। वह इतनी मिलनसार थी, स्वभाव में इतनी मधुरता थी कि हर एक मिलने वाला यही सोचता हुआ जाता था कि उसके साथ ही ऐसा व्यवहार किया है, और साथ ही दुष्ट प्रकृति वाले यह भी सोचते थे कि वह उन पर आसक्त हैं, इसलिए ऐसा मधुर व्यवहार करते हैं। मिस्टर चोपड़ा लाहौर के रहने वाले बहुत ही उन्नत विचार के सज्जन पुरुष थे। वे कुछ साल पहले यहाँ इंजीनियर होकर आए थे। बड़े ही नेक, मिलनसार और उदार चरित्र पुरुष थे। स्त्री भी उनकी उन्हीं के अनुरूप थी। उन्होंने किसी विद्यालय से कोई डिग्री तो न हासिल की थी, फिर भी उनकी शिक्षा बहुत ऊंची, विचार बहुत परिपक्व और आदर्श महान थे। पति पत्नी दोनों में बहुत प्रेम और विचारों में बड़ी समानता थी। यह एक आदर्श जोड़ी थी। मिसेज वीणा चोपड़ा अपने माता पिता की अकेली संतान थी। उनके पिता सुधारक सभा के प्रेसिडेंट थे। वह पुरानी लकीरों के फकीर न थे। वीणा अपने पिता के साथ साथ छुटपन से ही सभा सोसाइटियों में जाती थी और अक्सर व्याख्यान भी दिया करती थी। स्त्री पुरुष उनके लिए समान थे। वह पुरुषों से भी उसी प्रकार निसंकोच भाव से मिलती थी जैसे स्त्रियों से। लेकिन पिछड़े हुए समाज में वीणा का इस प्रकार निसंकोच भाव से पर पुरुषों से मिलना, अकेली सभा सोसाइटियों में चले जाना, किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अकेले वापस आना पाप हो गया। पहले तो कुछ लोग अधिक न कह सकते थे, किंतु इधर जब से अछूतो धारणी सभा का निर्वाचन हुआ और शहर में इतने महानुभावों के रहते हुए भी अछूतो धारणी सभा के अध्यक्ष वीणा देवी चुनी गई, और इस सिलसिले में उन्हें बहुत से व्यक्तियों से मिलना जुलना पड़ा, बहुत जगह आना जाना पड़ा। कई ऐसे व्यक्तियों से भी संसर्ग रखना पड़ा जिनसे शायद वीणा कभी मिलना भी ना चाहती थी, तो उन लोगों को खुलेआम बकने का मौका मिला। जिन्हें वीणा की चाल ढाल न पसंद थी, उन्हें वीणा को दिया हुआ सम्मान फूटी आंखों न सुहाता था। 1 2 3 4 नहीं, वीणा के साथ जिसने भी सहानुभूति प्रदर्शित की, जिस किसी ने उसके साथ घंटे आध घंटे बात की, वह वीणा का प्रेमी हो गया। दूसरे दिन मिसेज चोपड़ा के यहाँ वर्षगांठ का समारोह था। 4 बजे कुछ स्त्री पुरुषों का सम्मिलित भोज था। हम लोग सब पहुँचे पर मिसेज चोपड़ा न थी। मालूम हुआ वे रात से अस्वस्थ हैं, इसलिए खुद इस भोज में शामिल नहीं हो सकती। बीच में कई सज्जनों ने उनसे मिलकर सहानुभूति और धन्यवाद देना चाहा, पर मिस्टर चोपड़ा ने यह कहकर टाल दिया कि वे इस समय मिल न सकेंगी। आप लोगों को आने की कृपा के लिए धन्यवाद देती हैं।
सब लोगों के जाने पर मैं भगवती प्रसाद और सत्येंद्र ने मिसेस चोपड़ा के ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। वह बैठी अपने बच्चे को कपड़ा पहना रही थी। मुझे देखते ही आदर प्रदर्शित करते हुए उन्होंने अभिवादन किया। भगवती प्रसाद और सत्येंद्र को उन्होंने कुछ न कहा, पर वे लोग बहुत समीप जाकर बैठ गए। अब मैं समझा इनका संबंध कितना घनिष्ठ है। क्या सचमुच आपकी तबीयत खराब थी? भगवती प्रसाद ने पूछा। जी नहीं, पर मैं इन लोगों के पास बैठने में अपना अपमान समझती हूँ। अब तो भूल हो ही गई है। अब आप देखेंगे कि मेरे यहाँ मेरे कुछ इने गिने मित्रों को छोड़कर कोई दूसरा न आ सकेगा, मिसेस चोपड़ा ने गंभीर स्वर में कहा। उनके चेहरे पर कुछ ऐसी शांति, ऐसी निष्ठा और ऐसी गंभीरता थी कि हम लोगों को कुछ कहने का साहस न हुआ। वह किसी काम से अंदर चली गई। इसी अरसे में भगवती प्रसाद ने मुझे एक पत्र दिखलाया। पत्र पर सिरनामे की जगह कुछ न था। मजमून इस प्रकार था। आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। हजार मुँह से आपकी प्रशंसा करूँ तो भी नहीं कर सकता। मैं आज आपसे आपके प्रणय की भीख मांगता हूँ। आप तो दाता हैं। आपकी दानशीलता प्रसिद्धि पा चुकी है। क्या मुझ भिखारी को भी संतुष्ट करेंगी? यदि आपने कृपा न की तो बेमौत मर जाऊंगा। अनुचर। नाम किसी का न था। नीचे जो उत्तर भेजा गया था उसकी प्रतिलिपि थी। मैंने स्वप्न में भी न सोचा था कि आप मनुष्य के रूप में राक्षस हैं। अपने मित्र की स्त्री के प्रति ऐसी कुभावना रखने के बजाय आपको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए था। कृपा करके अब आप मेरे यहाँ कभी तशरीफ न लावें। पत्र पढ़कर मैंने विस्फारित नेत्रों से भगवती प्रसाद की ओर देखा। उन्होंने पूछा, पहचानते हो ना, यह किसकी हस्तलिपि है? हाँ हाँ, अच्छी तरह, मैंने कहा। तो फिर ऐसा जूता खाकर वह उसके खिलाफ न बकेंगे तो और क्या करेंगे? भगवती प्रसाद ने कहा। और है भी तो वह बिना दिमाग का, पहले नंबर का उल्लू। फिर वह अपने 10-5 साथियों के दिमाग में भी उसके प्रति ऐसी कुभावनाएं भर दे तो आश्चर्य ही क्या है। किंतु आप किसी सहृदय व्यक्ति से पूछिए कि उसकी धारणा मिसेस चोपड़ा के विषय में क्या है, फिर वह आपको बतलाएगा। मैंने देखा कि भगवती प्रसाद की बातें अक्षरशः सत्य थी। अपनी झेप मिटाने के लिए, अपना खिसियानापन दूर करने के लिए मनुष्य की पाश्विक प्रवृत्तियां नीच से नीच काम करने में भी नहीं हिचकती। मिसेस चोपड़ा ने ड्राइंग रूम में प्रवेश करते हुए कहा, यह किसकी जन्मपत्री देखी जा रही है? मिस्टर शुक्ला की, सत्येंद्र ने हंसते हुए कहा।